बैठ जाता हूँ जहाँ चाय बनी होती है। पूरी दुनिया में सालाना जितनी चाय पी जाती है उस सबको इकट्ठी की जाए, जितना हमारा इस्लामाबाद का रावल डैम, इस जैसे 3 डैम जो हैं वो भर जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि आप सुबह का आगाज़ मुँह हाथ धोने के अलावा कैसे करते हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि हम चाय पीते हैं। मशहूर आपके पेन किलर्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन है या जैसे पैरासीटामोल है, उससे ज़्यादा चाय का कप इफ़ेक्टिव है। चाय जो है वो बहुत सारे लोगों को ये जान के हैरत होगी कि चाय का रिवाज जो है ना सिर्फ इसको 100 साल के लगभग हुआ है हिंदुस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मैं हूँ जवेरिया हिना और मेरे साथ हैं ज़फ़र सैयद। अगर कोई आपसे पूछे कि आप सुबह का आगाज़ मुँह हाथ धोने के अलावा कैसे करते हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि हम चाय पीते हैं। और ये भी एक तहकीक से साबित है कि इस दुनिया में पानी के बाद सबसे जो मशहूर मशरूब है वो चाय ही है। बल्कि दुनिया की 2 अरब से ज़ायद आबादी अपनी रोज़ाना सुबह का आगाज़ चाय के साथ करते हैं। बल्कि जवेरिया, अगर मैं इसको थोड़ा आसान कर दूं कि 2 अरब चाय से कुछ इतनी बात वाज़ेह नहीं होती, तो अगर पूरी दुनिया में सालाना जितनी चाय पी जाती है उस सबको इकट्ठी की जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, तो जितना हमारा इस्लामाबाद का रावल डैम है वो आपने यकीनन देखा होगा, तो इस जैसे 3 डैम जो हैं वो भर जाएंगे। और इतनी चाय है कि अगर उसको बहा दिया जाए तो बाकायदा एक बहुत बड़े इलाके में सैलाब आ जाएगा। बह जाएंगी इस तरह से। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमारे यहाँ एक आम तस्वुर ये है कि किसी को मेहमानी पे बुलाया जाए, किसी की मेज़बानी की जाए, तो चाय जो है वो एक लाजिम चीज़ तस्वुर की जाती है। मतलब घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो अम्मी का पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप चाय पियेंगे, या अगर किसी को चाय ना पूछा जाए तो कहा जाता है कि उन्होंने तो हमारे साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं किया, हमें चाय पानी का भी नहीं पूछा। तो सर ज़फ़र साहब, क्या हमेशा से ये तस्वुर ऐसा ही था, या मतलब पहले ज़माने में भी लोग इसी तरह चाय से ही अपने मेहमानों की तवाज़ुन किया करते थे, या अकबर बादशाह के दौर में भी ऐसा होता था? नहीं, इस हवाले से कुछ रोशनी डालें। इस तरह से है कि चाय जो है वो बहुत सारे लोगों को ये जान के हैरत होगी कि चाय का रिवाज जो है ना सिर्फ इसको 100 साल के लगभग हुआ है हिंदुस्तान में। यानी इससे पहले चीन में तो खैर बहुत अरसे पहले जो है पी जाती थी, इसके अलावा इंग्लैंड में भी पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो आजकल का जो इलाके हैं वहाँ पे ये तकरीबन 1900 के बाद ये रिवाज शुरू हुआ है। उससे पहले ये चाय का यहाँ पे तस्वर नहीं था। अच्छा, तो चीन की आपने बात की, तो चीन में ये था कि चीन में तो तकरीबन कोई 2000 साल पहले के हमें शवाहिद मिलते हैं कि वहाँ पे चाय मौजूद थी, और वो उनकी वहाँ पे बाकायदा सेरेमनीज़ होती थी चाय की, और चाय पीने के तरीक़े और चाय के बारे में नज़में लिखी गई। सेरेमनीज़ में क्या होता था? वो एक बड़े ही फॉर्मल तरीके से चाय पेश की जाती थी। अच्छा। बाकायदा वो लोग मिल बैठते थे और उसको सेलिब्रेट किया जाता था। सेलिब्रेट किया जाता था। फिर यही रिवाज जो है वो जापान में चला गया। जापान में आज भी जो है वो टी सेरेमनीज़ वो वहाँ पे बाकायदा मनाई जाती हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है जो मैं ख़ुद भी उससे एग्री करती हूँ कि चाय अगर दिन में 1 कप चाय ना पियो, बाद लोगों को तो बहुत ज़्यादा कप चाय पीने की आदत है, लेकिन कुछ लोगों की होती है कि अगर 1 कप दिन में चाय ना पियो तो उनको सुस्ती आ जाती है, या उनके सर में दर्द छूट जाता है, या उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें मतलब कितना वो है कि क्या वाकई चाय से सुस्ती दूर भागती है, या आप तंदुरुस्त हो जाते हो? जी, ये आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है कि चाय के अंदर एक एक्टिव जो इसका इंग्रेडिएंट है जिसको कैफ़ीन कहते हैं, तो वो इंसानी दिमाग के अंदर जाके एक्ट करता है, और वहाँ पे वो उसके इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मतलब पेन किलर के भी एक तरह से काम करता है। बल्कि एक ऐसी रिसर्च भी हुई है कि जो मशहूर आपके पेन किलर्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन है या जैसे पैरासीटामोल है, उससे ज़्यादा चाय का कप इफ़ेक्टिव है दर्द को भगाने के लिए, और इसी तरह से ये सुस्ती के लिए, और आपको जो एक वेल बीइंग का एहसास होता है, एक सरखुशी का एहसास, उसके लिए भी कैफ़ीन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और लोग ये भी कहते हैं कि चाय पी लो तो नींद नहीं आती। खैर मेरे साथ तो ऐसा केस नहीं है, मैं तो चाय पी ना पी मुझे नींद आ जाती है। नहीं, ये तो है कि चाय से वाकई नींद भाग जाती है। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा ज़फ़र साहब, चाय का चले आपने ये तो बता दिया कि चीन से आगाज़ हुआ था, लेकिन आप मुझे बताएं कि चीन में भी चाय कैसे आई? एक वो पानी में पत्ते गिरने वाली भी कहावत बहुत मशहूर है, तो वो ज़रा बताएं ज़फ़र साहब, वो क्या है? वो असल में एक मतलब कहानी ही है, उसको हम एक असातीरी कहानी समझ सकते हैं या एक रिवायत। वो इस तरह से है कि चीन का एक देवमालाई उसका बादशाह गुजरा है, शेनोंग उसका नाम था, जो तकरीबन आज से 4700 साल पहले गुजरा है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन वो पानी जो है वो उबल रहा था, उसके पास वो बैठा हुआ था, बड़े बड़े देगों में पानी था, तो वो कहीं से चाय की पत्तियां जो हैं वो हवा में उड़ते हुए आ गईं और उसके पानी के अंदर गिर गईं, और जब उसने वो पानी पिया, यानी एक तरह की चाय बन गई,
तो उसको बड़ी एक फ़रहत का एहसास हुआ और थकावट दूर हो गई और बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसने फिर बाद में हुक्म जारी कर दिया कि ये तो बड़ा अच्छा मशरूब है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो हमें सबूत मिलता है, जो तारीख़ी सबूत है, वो 2000 साल पुराना है, उससे पीछे नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि चलें, चाइना में तो इस तरह से एक कहावत है कि इस तरह से उन्होंने उनमें चाय जो है वो परवान चढ़ी, उन लोगों को पता चला चाय के बारे में। लेकिन अंग्रेज़ों के पास कैसे चाय आई? और जिसे मैं अगर याद करूं तो वो कहते हैं कि ये एक कॉर्पोरेट दुनिया की तारीख में जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है इसको। बिल्कुल। तो इस पे ज़रा आप रोशनी डालें कि ये क्या माजरा है? हाँ, वो ऐसा है कि जब 16वीं सदी में यहाँ पे पुर्तगेज़ी आए सबसे पहले, अंग्रेज़ों से भी पहले, तो उन्होंने उनको असल में तलाश थी कि कोई ऐसी मसनूआत जो कि वो एक मुल्क से वहाँ से ख़रीद के तो दूसरे मुल्क में बेचें और उसके ऊपर मुनाफा कमाएं। तो चीन जब वो पहुँचे तो वहाँ पे चाय उन्होंने देखा कि चीन में चाय का बड़ा रिवाज है, तो उन्होंने चाय वहाँ से ख़रीद के तो उसको मुख्तलिफ़ जो उनके इलाके थे, जो उनके ज़ेर इंतज़ाम थे या उनके ज़ेर तसल्लुत थे, वहाँ पे उन्होंने बेचना शुरू कर दी। तो बाद में जब अंग्रेज़ आए, उसके अंग्रेज़ों को तकरीबन 100 साल मज़ीद लगे इस इलाके में पहुँचने में, तो उन्होंने भी यही काम शुरू किया और उन्होंने चीन से चाय ख़रीद के तो उसको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैलाना शुरू कर दिया। चाय जब 17वीं सदी में तकरीबन 1660 के करीब जो है वो इंग्लैंड पहुंची और इंग्लैंड में ये देखते देखते बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई और 50-60 साल के अंदर अंदर एक तरह से इंग्लैंड का कौमी मशरूब बन गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस वक्त इंडिया में और उसके आसपास के इलाकों में ऑपरेट कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ख़ुद इंग्लैंड में, यूरोप के दूसरे मुल्कों में, तो वो और उनको बड़ा मुनाफा उससे हो रहा है। लेकिन इसमें एक मसला ये था कि चाय उनको चीन से ख़रीदना पड़ती थी। तो चीन जो है, चीनियों ने पिछले 2000 साल से इसका जो नुस्खा था बनाने का वो अपने सीने में महफूज रखा था, वो किसी को बताते नहीं थे। तो इसलिए इनको ये नहीं पता था कि इसका पौधा कैसा होता है और कितने पौधे होते हैं, जैसे ग्रीन टी है या जैसे जो हमारी ब्लैक टी है। तो उनका ख्याल था कि शायद ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं और इससे मुख्तलिफ अलग अलग चाय है। तो ये हमारे सामने बल्कि 4 जो बुनियादी चाय हैं, ये हमारे सामने कुछ 4 रंगों की चाय आपको नज़र आ रही होगी। ये थोड़ी उलांग है, ये उलांग है जी। ये वाली मेरे ख्याल से सफ़ेद चाय है जी, ये सफ़ेद है और ये शायद सुर्ख चाय है, आई गेस मेरे ख्याल से सुर्ख चाय है ना? जी सुर्ख चाय है, ये सुर्ख है और ये है स्याह चाय जी। तो ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म की चाय हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका पौधा एक ही है। अच्छा, पौधा जो पीछे है वो जिससे ये बनती हैं चारों, तो वो एक ही पौधा है। तो फिर इनका कलर कैसे अलग हो रहा है, टेस्ट कैसे अलग हो रहा है, कलर कैसे अलग हो रहा है? जो इसका पौधा है उसको मतलब बोटेनिकल नेम जो है वो है कैमेलिया साइनेंसिस उसका नाम है। तो उसको उसकी जो पत्तियां हैं उनके सुखाने का तरीक़ा वो मुख्तलिफ है। अच्छा। तो ये 4 किस्म की जो ये बुनियादी चाय हैं, जो 4 किस्म की चाय हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही हैं जिसको हम काली चाय और सब्ज़ चाय कहते हैं, लेकिन चीन में 2 इसके अलावा भी हैं, जो उलांग है और वाइट टी। ये 2 और उलांग जो है वो बेसिकली चाइना में ज़्यादा, चाइना में पी जाती है। ये हमारे यहाँ मैंने नाम भी इसका नहीं, हमारे यहाँ इसका रिवाज पहले ही सुना था। इसी तरह से वाइट टी जो है वो भी हमारे यहाँ चीन ही में। तो उसका टेस्ट कैसा है वाइट टी का? वाइट टी का ये मुझे तो जो हमारा कहवा है उससे कुछ ज़्यादा करीब लगती है, शक्ल में भी, देखने में भी। और वो थोड़ा कलर इसका लाइट है, कलर थोड़ा लाइट है। अच्छा, तो अंग्रेज़ों को ये मालूम नहीं था कि ये कौन सा पौधा है, कैसे उगता है, कैसे उसके पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं, कैसे, उनको कोई पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि 1848 में अपना एक जासूस जिसका नाम था रॉबर्ट फॉर्च्यून, तो वो जासूस उसने भेजा अंग्रेज़ों ने, और उसने भेस बदल के एक उसने भिक्षु का उसने भेस बदला और वो चीन के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चला गया और वहाँ पे उसने जाके देखा कि चाय के बागात हैं और चाय बनाई जाती है और सुखाई जाती है। तो वहाँ पे पहली बार उनको पता चला, अंग्रेज़ों उसके वसातत से पता चला कि चाय का पौधा एक ही है। तो वहाँ से फॉर्च्यून जो था वो अपनी इन्फॉर्मेशन लेके वो, और बल्कि चाय के पौधे भी वो साथ लेके आया चोरी करके। तो इंडिया जब पहुंचा, यहाँ पे उन्होंने उगाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मौसम अलग था, माहौल अलग था, इसलिए वो उसका तजुर्बा नाकाम रहा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वो लेके आया था वो इन्फॉर्मेशन बड़ी मददगार साबित हुई। अच्छा, इसके कुछ अरसे बाद ये पता चला कि इंडिया का इलाका है आसाम, जो कि चीन के करीब है, बॉर्डर उनकी मिलती है, उसके मौसमी हालात, जोग्राफियाई हालात वैसे ही हैं जैसे चीन के जुनूबी सूबों के हैं जहाँ पे चाय उगती है। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि चाय से मिलता जुलता एक पौधा है
और वहाँ पे मकामी लोग जो हैं वो उसको पीते हैं उसी तरह से जैसे चीन में, क्योंकि वो चीनियों से बड़े करीब हैं। हाँ। तो इन्होंने फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जब किए और उसको आगे जाके उन्होंने दूसरी जगह पे उगाया और फैलाया उसको, तो पता चला कि वो बिल्कुल वही चाय है जो कि चीन में उगाई जाती थी। टेस्ट भी वैसा ही था, टेस्ट भी वैसा भी था, बाकी सारी चीज़ें, और उसका बोटेनिकल चूँकि सोर्स एक ही था, पौधा वही था, जो कैमेलिया साइनेंसिस है, वही पौधा था। इसलिए वो देखते ही देखते, यानी अगले चंद डेकेड्स के अंदर अंदर चीन बहुत पीछे रह गया और इंडिया में चाय उगना शुरू हो गई और वहाँ से सारी दुनिया में सप्लाई होना शुरू हो गई। यानी कि चीनियों से जो है वो चाय का जो एक ताज था उनके सर से, वो उन्हें चोरी कर लिया। और ये हालत पहुँच गई कि 1900 के आते आते चीन की टोटल चाय की इंडस्ट्री वो बिल्कुल तबाह हो गई। जो मार्केट थी सिर्फ लोकल उनकी कंजम्पशन वो तो रह गई, लेकिन एक्सपोर्ट बिल्कुल उनकी तबाह हो गई, क्योंकि इन्होंने वहाँ से चोरी करके वो लाए इंडिया में, यहाँ में उगाना शुरू कर दी। फिर इन्होंने श्रीलंका में और केन्या में और फिर अमेरिकाज में मुख्तलिफ जगहों पे उगाना शुरू कर दी। तो चीन को उन्होंने बिल्कुल बीच में से निकाल दिया। तो अब मतलब क्या है, उनकी है इंडस्ट्री चीन में चाय की इस वक्त, या बिल्कुल अब तो नाम भी नहीं है उनका? नहीं, उनकी अपनी आबादी तो है ना, अब ज़ाहिर है उसकी 1 अरब 40 करोड़ करीब आबादी है, तो वो अपने लिए तो उगाते हैं और थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट भी है उनकी। और मुझे बताइए कि उनकी चाय में और जो हमारे यहाँ पी जाती है, जो हमारे यहाँ चाय मशहूर है ख़ासतौर पे जो जिसको आप दूध पत्ती कहते हैं या दूध वाली जिसमें चीनी भी शामिल होती है, तो उसमें एक तो क्या फ़र्क है? मतलब फ़र्क तो ऑब्वियसली है कि उसमें दूध पत्ती आ गई, लेकिन चीनी अगर देखें कि भाई पाकिस्तानी जो है वो दूध और पत्ती और जो है वो चीनी सब मिला के मलबुआ बना के पी रहे हैं, तो वो उन क्या सोचेंगे इस बारे में, उनको कैसा लगेगा? अच्छा, ये बिल्कुल मेरे साथ हुआ था कि मेरा एक चीनी दोस्त बन गया था यूनिवर्सिटी में। तो वो जब हमारी चाय ये वाली दूध वाली और चीनी वाली चाय जब देखता था तो वो बड़ी उसको एक तरह से कराहत महसूस होती थी। यानी उनके लिए ऐसे ही है जैसे आप मतलब बिरयानी में चीनी डाल के खा रहे हो, उनके लिए ऐसे ही है कि वो बड़ा हैरान होता था और वो कहता था कि हम लोग 5000 साल से चाय पीते चले आ रहे हैं, कभी हमने इसके अंदर दूध नहीं डाला और चीनी हम लोगों ने नहीं डाली। आप लोग इसके अंदर तो क्या क्या मसाले, सिर्फ दूध चीनी को छोड़ें, उसके अंदर पता है क्या क्या चीज़ें वो डाल के हमारे यहाँ तो अदरक भी डलती है, तो मसाला भी चाय होती तो है, मसाला चाय, तो उसको बड़ी कोफ्त होती थी इस बात से। अच्छा। क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं डालते, वो तो सिर्फ चंद पत्तियाँ डाल देते हैं डाल के और विदाउट चीनी। बिल्कुल चीनी तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये असल में अंग्रेज़ों ने शुरू किया। अंग्रेज़ों ने ये देखा कि इसका थोड़ा सा जायका भी होना चाहिए, तो उन्होंने शुरू में चीनी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। फिर अच्छा, इंडिया में जैसे चाय फैली है वो भी एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है कि जब अंग्रेज़ों ने इसको सप्लाई करना शुरू कर दिया और इंग्लैंड में और यूरोप में चाय आम हो गई, तो उनको अच्छा चाय उगती यहाँ पे थी इंडिया में और जहाँ से बाहर जाती थी, तो उनको ख्याल है कि यार ये इंडिया ख़ुद बहुत बड़ी मार्केट है, ये इसकी आबादी तकरीबन पूरे यूरोप के बराबर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, तो क्यों ना यहाँ पे चाय फैलाई जाए। तो उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी करके इसके लिए बड़ी उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स शुरू की। ये सन 1910, 15, 20 इसके दौरान, और उसमें ये होता था कि वो अपने सेल्समैन जो होते थे उनको भेजते थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और उनको चाय दे के, और वो लोगों को मुफ्त में चाय पिलवाते थे और उनको बनाने का तरीका भी सिखाते थे। बल्कि उनके साथ कुछ औरतें भी होती थीं जो कि घरों के अंदर जाके घर की औरतों को सिखाती थी कि ये चाय है और इस तरह से बनती है, और उनको मुफ्त की पत्ती और दूध और चीनी और ये सारी चीज़ें उनको फराहम की जाती थी। अच्छा, शुरू में इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई रिवाज नहीं था। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो दूध पी लेते थे या लस्सी पी लेते थे, चाय का कोई तसव्वुर नहीं था। लेकिन इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग कैंपेन शुरू की और वो कई अशरों तक चलती रही, और उसके दौरान उन्होंने मुफ्त जो है चाय सप्लाई करना शुरू कर दी। तो रफ्ता 30-40 साल के बाद जो है तो चाय आम हो गई, इंडिया में भी लोग इसको पीने लगे, और ये भी एक तरह का नशा है, तो ये बिल्कुल नशे पे उन्होंने लगाया। और फिर ये वक्त भी आया कि इंडिया के अंदर ही चाय की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो गई कि वो यूरोप के बराबर हो गई। चाय का नशा भी जो है वो किसी को लग जाए तो वो बहुत मुश्किल से छुटता है। वो एक शेर भी है हफीज़ जौनपुरी का, मैं उनसे माजरत के साथ, उनकी एक लाइन है कि बैठ जाता हूँ जहाँ चाय बनी होती है लेकिन आपने भी सुना होगा ज़फ़र साहब। जी बिल्कुल। चलें जी, चाय के हवाले से ज़फ़र साहब ने बहुत दिलचस्प मालूमात हमसे शेयर की और बताया कि किस किस्म की अक़साम हैं और कहाँ से ये आगाज़ हुआ और किस तरह से ये पूरी दुनिया में फैली।
यकीनन आपको ये मालूमात जान के खुशी हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।